है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की पहली विशेषता है नंबर 1, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। जब भी हम प्रबंध शब्द की बात करते हैं तो प्रबंध शब्द का मतलब है कि ये कुछ व्यक्तियों का समूह होगा। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति जो है उसका मतलब प्रबंध से नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी हम प्रबंध शब्द का उच्चारण करते हैं इसका अभिप्राय एक संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों से है जो प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त है। संस्था में लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय से सभी प्रबंधक प्रभावित होते हैं। सभी के मिलजुल कर काम करने पर ही किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। नंबर 2, इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यह उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाती है। प्रबंध एक ऐसा माध्यम है जो इन उद्देश्यों की पूर्ति को सरल बना देता है। प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है। वह योजनाएं बनाता है। वह अधीन कर्मचारियों की कार्य प्रगति पर लगातार नजर रखता है और उनका मार्गदर्शन करता है। समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करता है और अंततः पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो सीधा सा मतलब क्या है, ये आपने डेफिनेशन में मीनिंग में भी पढ़ा होगा कि प्रबंध जो है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नंबर 3, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। इसका एक पृथक अस्तित्व है। प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाने के कारण ये संभव नहीं है कि प्रबंध क्रिया को स्वामी स्वयं ही संपन्न करें। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए ये कहा जा सकता है कि किसी व्यावसायिक संस्था में स्वामी तथा प्रबंधक अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, पहले जब छोटा व्यापार होता था तब तो ये होता कि जो बिजनेस का मालिक होता था, स्वामी होता था, वो खुद ही उसका प्रबंधक भी होता था, वो स्वयं प्रबंध करता था। लेकिन अब बिजनेस जो है काफ़ी बढ़ चुका है, इसका स्तर जो है काफ़ी ऊंचा हो चुका है। तो अब क्या है, जब भी बिजनेस बड़ा हो जाता है तो स्वामी के लिए संभव नहीं है कि वो सारे के सारे कार्य जो है खुद संपन्न कर सके, यानी कि प्रबंध कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या है, प्रबंध अलग हो जाता है और बिजनेस अलग। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि प्रबंध जो है इसका अस्तित्व जो है वो पृथक है। नंबर 4, इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। यह एक अदृश्य शक्ति है। ठीक है, ये तो एक ऐसी शक्ति है, ये अंदर से पैदा होती है, इसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ इसके जो रिजल्ट है उनको देखकर ही इसको महसूस किया जा सकता है। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसको प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से नहीं देखा जा सकता। केवल संस्था की सफलता के मूल्यांकन के आधार पर इसकी अनुभूति की जा सकती है। यदि कोई संस्था अवनति की ओर जा रही है तो प्रबंध की असफलता का संकेत मिलता है। अतः प्रबंध को अमूर्त, अदृश्य या अप्रत्यक्ष शक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। नंबर 5, इट इज ए प्रोसेस। तो प्रबंध क्या है, ये एक प्रक्रिया है। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने वाले प्रबंध विशेषज्ञों में थियो हेमन, टेरी, मैकफारलैंड, कोन्ज तथा ओ डोनल प्रमुख हैं। इन विधानों के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन एवं नियंत्रण सम्मिलित है। यानी कि एक प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग काम किए जाते हैं। वो कौन कौन से काम हैं, वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, और ये काम जो है वो लगातार चलते रहते हैं। नंबर 6, इट इज़ इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। यह एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। तो पहले तो यही माना जाता है, व्यवसाय छोटे होते थे, ठीक है, कि व्यापारी जो है बिजनेसमैन है उसका बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बिजनेसमैन का बेटा क्या होता था, वो खुद ही प्रबंध करता था, उसमें प्रबंधक योग्यता आ जाती थी। तो ये कहा जाता था कि ये जो प्रबंधक हैं ये जन्म से ही पैदा होते हैं। लेकिन आजकल ये वाली जो डेफिनेशन है ये ठीक नहीं है। आजकल क्या है, ये जो प्रबंध की प्रतिभा जो है इसको अर्जित किया जाता है। तो इसके लिए कई संस्थान बने हैं, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके इसको आसानी से अर्जित किया जा सकता है। हाँ, पर ये कहा जाए कि नहीं नहीं जन्मजात होती नहीं है, लेकिन नहीं, जन्मजात भी है,
क्योंकि आदमी के अंदर जो है वो प्रबंध करने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। उसको अंदर इच्छा होगी, शौक होगा, तभी वो एक अच्छा प्रबंधक बन पाएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से ही वो योग्यता हासिल नहीं हो जाती है। नंबर 7, इट इज़ ए यूनिवर्सल, ठीक है। तो प्रबंध क्या है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है कि प्रबंध की आवश्यकता जो है हर स्थान पर होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। कोई भी संस्था हो वहाँ पे प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे डिफेंस हो, ठीक है, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कहीं भी आप देखो वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो जरूर होगी। नंबर 8, इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी, यह विभिन्न दर्शन ग्राही ज्ञान है। तो प्रबंध में क्या है, कोई सिर्फ एक विशेष ज्ञान की नॉलेज नहीं होती है, इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उन सभी का ज्ञान जो है वो होना आवश्यक है। जैसे साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोशियोलॉजी के बारे में, मैथ के बारे में, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी की नॉलेज होगी तभी प्रबंध जो है अच्छे ढंग से किया जा सकता है, नहीं तो प्रबंध जो है वो संभव नहीं है। नंबर 9, इट इज़ ए सोशल साइंस, यह एक सामाजिक विज्ञान है। अब प्रबंध कहाँ, प्रबंध समाज में रहकर ही किया जाता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का अभिप्राय ऐसे विज्ञान से है जिसका संबंध प्राणियों से है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों की तरह प्रबंध भी एक सामाजिक विज्ञान है। इसका संबंध सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य से है, जो संवेदनशील, विवेकशील एवं गतिशील प्राणी है तथा जिसको निर्जीव पदार्थों की तरह पूर्णतः नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यही कारण है कि सामाजिक शास्त्रों के सिद्धांत भौतिक शास्त्रों के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं हो सकते। अतः प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए उन्हें अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 10, इट इज़ ए सिस्टम, यह एक प्रणाली है। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पद्धति, प्रणाली अथवा तंत्र के रूप में मानते हैं। जब प्रबंध को एक पद्धति, प्रणाली या तत्व के रूप में देखा जा रहा है तो इसका अभिप्राय ये है कि हम प्रबंध के समग्र अथवा कुल ज्ञान की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ समग्र ज्ञान का अर्थ है प्रबंध में किसी एक पहलू के स्थान पर सभी पहलुओं पर एक साथ विचार विमर्श करना। जैसे डॉक्टर रोगी की चिकित्सा करते समय उसकी संपूर्ण शारीरिक संरचना को ध्यान में रखता है, अर्थात उसके पूरे शरीर का एक साथ अध्ययन करके ही उसे दवाई देता है। ठीक उसी प्रकार पद्धति विचारधारा में प्रबंधक भी निर्णय लेते समय संस्था के सभी विभागों एवं उप विभागों पर निर्णय के प्रभाव को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम निर्णय लेते हैं। नंबर 11, इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम, यह एक गतिशील व्यवस्था है। प्रबंध व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जो कि गतिशील हैं। सिद्धांत का अभिप्राय ऐसे आधारभूत सत्य से है जो कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है। प्रबंध के सिद्धांत उस वातावरण के अनुरूप बदलते रहते हैं जिसमें एक संस्था कार्यरत होती है। वातावरण में लगातार परिवर्तन होने के कारण अनेक पुराने सिद्धांतों का स्थान नए सिद्धांत ले लेते हैं। अभी भी सामाजिक, तकनीकी, राजनैतिक व औद्योगिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार नए सिद्धांतों की खोज जारी है और किसी सिद्धांत को अंतिम नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रबंध में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तनों के विपरीत प्रभाव के डर से प्रबंधक इनका पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं और अपनी संस्था की नीतियों व योजनाओं को ऐसे मोड़ देते हैं कि कल जब भविष्य में ये परिवर्तन होंगे तब उनकी संस्था के परिणामों को प्रभावित नहीं करेंगे। नंबर 12, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। सामाजिक उत्तरदायित्व यही है कि ये बिजनेस जो है, प्रबंध है, समाज में रह के किया जाता है, इसलिए जो इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अब प्रबंध जो है ये समाज में रह के किया जाता है, इसलिए प्रबंध का फर्ज है कि वो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व जो है उसको भी निभाए। ठीक है, आज प्रबंध को सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाता है। प्रबंधक सदैव संस्था के हित में निर्णय लेता है, लेकिन यदि किसी निर्णय से संस्था का हित होता है और समाज का अहित, तो ऐसे निर्णय से न केवल उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा बल्कि उसका पतन भी स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में, प्रबंधक के किसी भी ऐसे निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो कि एक पक्षीय हो। उदाहरण के लिए, यदि एक उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा किसी रिहायशी क्षेत्र में कारखाना लगाने का निर्णय लिया जाता है जिससे वातावरण दूषित होने की संभावना है, तो लोग इस तरह की संस्था व इसके प्रबंधक के अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। इसी प्रकार यदि माल की क्वालिटी घटिया है, मूल्य ऊंचा है तथा माल का अनुचित स्टॉक किया गया है, तो संबंधित निर्णय संस्था के हित में नहीं हो सकते, लेकिन समाज इनके लिए व्यवसाय को कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, ये बिजनेस के लिए तो फायदा हो सकता है कि घटिया वस्तु आप तैयार करो, लेकिन समाज जो है वो माफ नहीं करेगा और बिजनेस के हित में फिर वो कभी भी नहीं होगा। अब बात ग्राहकों की हो तो ग्राहकों को संतुष्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अंशधारी, कर्मचारी, सरकार आदि भी प्रबंध की अपेक्षाएं रखते हैं, जिनको संतुष्ट करना भी प्रबंधक के लिए आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध का संबंध केवल संस्था तक सीमित ना होकर समाज के साथ भी है। नंबर 13, इट इज ए प्रोफेशन, यह एक पेशा है। आज प्रबंध की ख्याति एक पेशे के रूप में है। प्राचीन विचारधारा की प्रबंध योग्यता जन्म से ही मनुष्य में होती है, अब प्रायः समाप्त हो गई है। वर्तमान में प्रबंध शास्त्र में हो रही तीव्र प्रगति ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रबंधक जन्म नहीं लेते अपितु प्रशिक्षण देकर बनाए जाते हैं। इस धारणा के फलस्वरूप प्रबंध को पेशे की दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। विश्व के अनेक विकसित देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान आदि ने प्रबंध की एक स्वतंत्र पेशे के रूप में स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में भी पूंजीपति प्रबंधकों का स्थान पेशेवर प्रबंधकों ने ग्रहण करना आरंभ कर दिया है। आज स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को एक व्यवसाय का प्रबंधक केवल इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि उसने व्यवसाय में पूंजी लगाई है या वह पूंजी लगाने वाले का संबंधी है, बल्कि इसलिए कि उसमें प्रबंध की योग्यता है। इसी आधार पर प्रबंधकों को भी डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापकों आदि की भांति पेशेवर व्यक्ति माना जाने लगा है। ठीक है, आजकल देखो अब ये जो प्रबंध है इसको भी पेशे के रूप में लिया गया है। ठीक है, प्रबंधक बनना है तो आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है मैनेजमेंट के लिए, तभी आपको प्रबंधक जो है वो नियुक्त किया जाता है। नंबर 14, इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। यह प्रबंध की प्रकृति का एक मुख्य पहलू है। प्रबंध में कला तथा विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। कला का अभिप्राय किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की एक पद्धति है। इस संदर्भ में प्रबंध को कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रबंध प्रक्रिया में प्रबंधक को मानव समूह के साथ कार्य करना होता है और एक कुशल प्रबंधक हर कार्य को व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करता है। दूसरी ओर प्रबंध को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि विज्ञान की ही भांति इसके भी निश्चित सिद्धांत एवं नियम है जो प्रायः सामान्य रूप से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण का सिद्धांत सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि यदि कार्य विभाजन योग्यता एवं रुचि के अनुसार किया जाए तथा एक व्यक्ति को बार बार एक ही कार्य सौंपा जाए तो उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अतः प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों